एप्स्टीन फाइल्स के करीब 35 लाख पन्ने जारी हुए, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। Jeffrey Epstein. Donald Trump's former friend. Sex offender. His name was Jeffrey Epstein. हर लड़की को दूसरी लड़की लाने के अलग से पैसे मिलते थे। असल में एप्स्टीन अपने मेहमानों की हर जानकारी एक जगह इकट्ठा करता जा रहा था। उसके प्लेन में कौन चढ़ा, कब चढ़ा, कहां से आया, कहां गया, एप्स्टीन सब कुछ तारीख दर तारीख दर्ज करता जा रहा था। उसे पाम बीच काउंटी जेल में भेजा गया। ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर उसे ऑफिस पहुंचाता था और फिर जेल लेकर आता था। यह सजा ऐसी थी कि एप्स्टीन जेल में बस सोने के लिए ही आता था। लेकिन इन पूरे कारनामों में सिर्फ जेफरी एप्स्टीन ही शामिल नहीं था। उसके साथ एक और शख्स था जो उसके इन घिनौने अपराधों में शामिल था। उसने सीडीज को 3 कैटेगरी में बांट रखा था। पहली कैटेगरी में नाबालिग लड़की का नाम और उसके साथ रेप करने वाले उसके मेहमान का नाम दर्ज था। लेकिन मार्च 2005 की एक सुबह ने सब कुछ बदल दिया। इस रिपोर्ट में जूली ने ना सिर्फ एप्स्टीन के कारनामों को उजागर किया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे अमेरिकी सरकार ने एप्स्टीन को जेल से बाहर निकाला। कि 10 अगस्त 2019 को खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन ने जेल में आत्महत्या कर ली है। लेकिन क्या यह आत्महत्या ही थी? प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, लैरी समर्स, डोनाल्ड ट्रंप, एहूद बराक, दुनिया के इन बड़े बड़े लोगों में एक शख्स कॉमन है। Jeffrey Epstein. अब ये नाम शायद ही किसी परिचय का मोहताज है, क्योंकि इस नाम के साथ जुड़े करीब 35 लाख पन्ने, 2000 से भी ज्यादा वीडियोस और हजारों गीगाबाइट्स का डेटा अब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, जहां से हर रोज एक नई कहानी सामने आ रही है और एक नया किरदार दागदार हो रहा है। कहानी एप्स्टीन के साथ संबंधों की, कहानी एप्स्टीन के उस अय्याशी वाले प्लेन लोलिता एक्सप्रेस में यात्रा की, कहानी वहशीपन के लिए कुख्यात हो चुके एप्स्टीन के उस पीडोफाइल आइलैंड की। अब ये सब तो सबके सामने है। वो बात चाहे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की हो या फिर वो बात चाहे दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स की, वो बात चाहे दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर की हो या फिर दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक की, सबकी फाइल खुल गई है और सबका भेद। लेकिन यह कहानी उन फाइलों में बंद कहानियों की नहीं है जिसे आप रोज सुन रहे हैं, बल्कि यह कहानी तो झूठ, फरेब और मक्कारी के दम पर रचे गए उस तिलिस्म की है जिसमें एक माली के बेटे ने महज 27-28 साल की उम्र में ना सिर्फ दुनिया भर की दौलत हासिल कर ली थी, बल्कि उस दौलत की बदौलत वो दुनिया भर के ताकतवर लोगों के साथ उठने बैठने भी लगा था। लेकिन पहले 14 साल की एक लड़की की शिकायत और फिर एक पत्रकार जूली की जिद्दी रिपोर्टिंग ने ना सिर्फ इस किरदार का पूरा तिलिस्म तोड़ा, बल्कि दुनिया के उन तमाम ताकतवर और दौलतमंद लोगों को भी नंगा कर दिया जिन्होंने अपनी अमीरी के बल पर शराफत का चोला ओढ़ रखा था। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज किस्सा के इस एपिसोड में कहानी जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन की। आखिर कैसे एक स्कूल टीचर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का राजदार बन गया, कैसे उसने महज छोटी सी उम्र में अरबों डॉलर कमाए और किस तरीके से उसने अपने जितने भी क्लाइंट्स थे उनके राज अपनी फाइलों में दफन कर लिए और फिर वो कैसे फाइलें बाहर निकली, उन सारी प्रक्रियाओं पर भी बात होगी। साथ ही बात होगी जेफरी एप्स्टीन के उस प्लान पर भी जिसके जरिए वो अपने स्पर्म से एक मार्शल रेस खड़ी करना चाहता था। तो इस किस्सा के एपिसोड में आपको जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी एक अलग ही कहानी जानने को मिलेगी। इस कहानी की शुरुआत होती है यूरोप से। तब नाजी जर्मनी में हिटलर का शासन था और उसने 1933 से 1945 के दौरान करीब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था। बचे कुचे लोग जान बचाने के लिए अलग अलग देशों में भागे। ऐसे ही लोगों में से एक पति पत्नी अमेरिका पहुंचे थे, पॉला और सिमोर। उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक न्यूयॉर्क के पड़ोसी जिले ब्रुकलिन में अपना ठिकाना तलाश किया। जीने खाने के लिए कुछ काम की तलाश थी तो तलाश पूरी भी हुई।
पॉला को एक स्कूल में हेल्पर का काम मिला और सेमोर को न्यूयॉर्क शहर में माली का काम मिला। तो घर भी तलाश लिया गया और घर मिला ब्रुकलिन के कोनी आइलैंड की एक प्राइवेट गेटेड सोसाइटी सी गेट के पड़ोस में। और वहां घर इसलिए मिला क्योंकि सी गेट पिछले करीब 100 साल से यहूदियों को अपने यहां शरण दिए हुए था। खैर, इसी जद्दोजहद के बीच साल 1953 में इनके घर एक लड़का पैदा हुआ। पाउला और सेमोर प्यार से उस बच्चे को बियर कहते थे। कुछ दिनों के बाद घर में दूसरा बच्चा भी हुआ तो उसका नाम रखा गया पगी। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए और स्कूल में दाखिले का वक्त आया तो स्कूल के रजिस्टर में बड़े बेटे का नाम दर्ज हुआ जेफरी एडवर्ड और छोटे बेटे का नाम रखा गया मार्क लॉरेंस। पाउला और सेमोर का सरनेम एप्स्टीन था तो बड़े लड़के का पूरा नाम हुआ जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन और छोटे का नाम बना मार्क लॉरेंस एप्स्टीन। लेकिन हमारी कहानी का किरदार बियर है तो पगी को छोड़कर बियर की ही बात करते हैं। तो बियर कहिए या फिर जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन या सिर्फ एप्स्टीन पढ़ने में बेहद होशियार था। खास तौर पर वो मैथ्स में काफी शार्प था। 5 साल की उम्र से ही वो पियानो भी बजाने लगा था तो माँ बाप ने उसका दाखिला स्कूल में करवा दिया। उसका पहला स्कूल था पब्लिक स्कूल 188। इसके बाद पड़ोस के ही मार्क ट्वेन जूनियर हाई स्कूल में उसे पढ़ने के लिए भेजा गया। घर में पैसों की किल्लत थी तो अपना खर्च चलाने के लिए एप्स्टीन ने साथ पढ़ने वालों को ही ट्यूशन देनी शुरू कर दी ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर एप्स्टीन ने ब्रुकलिन के ग्रेवसेंड के लफाई हाई स्कूल में दाखिला लिया। एप्स्टीन पढ़ने में इतना शार्प था कि उसने एक ही साल में 2 क्लासेस पूरी कर ली और साल 1969 में वो महज 16 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गया। फिर वो एडवांस मैथ्स पढ़ने के लिए कूपर यूनियन पहुंचा और फिर साल 1971 में वहां से निकलकर वो पहुंचा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कोरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस में। वहां उसने 3 साल पढ़ाई की लेकिन बिना डिग्री लिए ही उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और मैनहट्टन के डॉल्टन स्कूल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का टीचर बन गया। यह साल था 1974। मैनहट्टन का डॉल्टन स्कूल अमेरिका के अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले बच्चों का स्कूल था। उसके पढ़ाने के तरीके से न सिर्फ स्कूल के बच्चे बल्कि उनके पेरेंट्स भी काफी प्रभावित थे। ऐसे ही पेरेंट के जरिए एप्स्टीन की मुलाकात हुई वॉल स्ट्रीट की इन्वेस्टमेंट फर्म बियर स्टर्न के सीईओ एलन ग्रीनबर्ग से, जिन्हें लोग एस ग्रीनबर्ग भी कहते थे। एलन ग्रीनबर्ग के बच्चे भी उसी डॉल्टन स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स जेसिका सिल्वर ग्रीनबर्ग और डेविड एंड्रिच की रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान जेफरी एप्स्टीन की सालाना इनकम थी महज $12,000। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक स्कूल के मामूली टीचर ने खरबों की दौलत कैसे बनाई। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। हुआ यह कि डॉल्टन स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया कि जिस एप्स्टीन को उन्होंने नौकरी दी है उसके पास कोई डिग्री नहीं है। साथ ही साथ एप्स्टीन को लेकर यह भी शिकायतें आनी शुरू हो गई कि वो लड़कियों को पढ़ाने पर खास ध्यान दे रहा है और उसका तरीका लड़कियों को असहज कर रहा है। इसके अलावा एप्स्टीन छोटी लड़कियों को उन पार्टियों में भी लेकर जाने लगा जहां बड़े लोग शराब पीते थे। लिहाजा स्कूल ने एप्स्टीन को नौकरी से निकाल दिया। अब एप्स्टीन को फिर से नौकरी की तलाश थी और इसके लिए उसने एलन ग्रीनबर्ग से मदद मांगी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी तो एलन ग्रीनबर्ग ने उसे अपनी कंपनी बियर स्टर्न्स में नौकरी दे दी। कंपनी वॉल स्ट्रीट की एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी और जेफरी को शुरुआती काम मिला ब्रोकर का। तो इस तरह एप्स्टीन की सालाना इनकम हो गई $25,000 के करीब और कंपनी बड़ी थी तो उसके क्लाइंट्स भी बहुत बड़े बड़े अमीर कारोबारी ही थे। तो नौकरी के दौरान एप्स्टीन की स्वाभाविक मुलाकात और बात दुनिया भर के उन अमीरों से होनी शुरू हुई जो वॉल स्ट्रीट में निवेश करना चाहते थे। दिमाग तो तेज ही था तो वो तेजी से सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ने लगा। लेकिन कामयाबी गुरूर लेकर आती ही है। तो एप्स्टीन को भी अपनी सक्सेस का गुरूर होने लगा जिसकी वजह से उसके साथ काम करने वाले लोगों को परेशानी होने लगी क्योंकि उसका अपने साथियों के प्रति व्यवहार बदलने लगा था। जेफरी की शिकायत पहुंची एलन ग्रीनबर्ग तक। एलन ग्रीनबर्ग को भी एप्स्टीन की गतिविधियां और उसका व्यवहार थोड़ा संदिग्ध लगा। दोस्ती के नाते नौकरी तो दे दी थी लेकिन जब ग्रीनबर्ग के पुराने वफादार सवाल उठाने लगे तो ग्रीनबर्ग ने एप्स्टीन से उसकी डिग्री मांगी तो पता चला कि एप्स्टीन ने अपने रिज्यूमे में भी झूठ बोला था।
जब जांच का दायरा बढ़ा तो पता चला कि वो अपने एक्सपेंस अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तब एप्स्टीन की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसके लिए एप्स्टीन ने एक महंगी ज्वेलरी खरीदी थी। उसकी कीमत करीब $10,000 थी, लेकिन उसके पैसे उसने खुद से नहीं दिए थे, बल्कि बिल भरा गया कंपनी के खाते से। इसके बावजूद उसके खिलाफ ग्रीनबर्ग को ऐसा कुछ ठोस हाथ नहीं लगा कि एप्स्टीन पर एक्शन लिया जाए। इस बीच उसकी एक फोटो तब की बहुचर्चित कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में भी छप गई। महज 27 साल की उम्र में ही उस मैगजीन ने उसे बैचलर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाज दिया। फिर तो जिस कंपनी बियर स्टर्न में वो काम कर रहा था, उस कंपनी ने भी उसे लिमिटेड पार्टनर तक बना दिया। और इस तरह साल 1980 आते आते जेफरी एप्स्टीन साल के $2 लाख कमाने लगा था। एप्स्टीन लोगों के साथ रिश्ते बनाने में माहिर था और अपनी इसी खूबी के दम पर वो कंपनी की टॉप लीडरशिप तक पहुंच गया। कुछ ही दिनों में एप्स्टीन के पास उस कंपनी में इतना कुछ था जितना कई साल की मेहनत के बाद भी उसके सहयोगी हासिल नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने फिर से उसकी शिकायत की और कंपनी ने फिर से एप्स्टीन के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इस बार जांच में कंपनी ने पाया कि एप्स्टीन ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के रेगुलेशन डी को तोड़कर वो निवेश जुटाया है जिसने उसे सफल बनाया है। ऐसा ही वाकया था जब एप्स्टीन ने एक दोस्त को $15,000 लोन दिया ताकि वो स्टॉक खरीद सके। बियर स्टर्न्स के मुताबिक ये सिक्योरिटीज लॉ का उल्लंघन हो सकता है क्योंकि ये अनुचित इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा था। लिहाजा जेफरी को कंपनी से सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन एप्स्टीन ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जिस कंपनी को उसने अपना इतना वक्त दिया है उसने उसके खिलाफ जांच की है जिससे वो आहत है, लिहाजा वो कंपनी से इस्तीफा दे रहा है। साल 1981 में एप्स्टीन ने बियर स्टर्न्स को अलविदा कह दिया। हालांकि बाद में अपनी टेस्टिमनी के दौरान एप्स्टीन ने यह माना था कि उसे कंपनी से निकाला गया था। खैर, उस वक्त तक एप्स्टीन ने दौलत और शोहरत दोनों कमा रखी थी। बियर स्टर्न्स से निकाले जाने के बाद उसने अपनी एक कंपनी बनाई, नाम दिया इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप INC। इस कंपनी का काम फ्रॉड ब्रोकर्स और किसी वजह से डूबे हुए पैसे को अपने ग्राहकों के लिए हासिल करना था। एप्स्टीन दावा करता था कि वो सरकार के लिए उस पैसे की बरामदगी कर रहा है जिसे डूबा हुआ मान लिया गया था। खैर, इस दौरान उसने इतने पैसे कमाए कि साल 1984 आते आते एप्स्टीन जिस कंपनी बियर स्टर्न्स में बतौर ब्रोकर काम करता था वो उस कंपनी के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक हो गया था। हालांकि जेफरी की इस कंपनी में माइकल स्ट्रॉल नाम के एक इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था, लेकिन बाद में जेफरी पर आरोप लगे कि वो उनका $4.5 लाख पैसा लेकर फरार हो गया। हालांकि ये सब बातें तब बाहर नहीं आई, ये बातें बाहर आई 1993 में जब स्ट्रोल ने जेफरी पर केस किया। हालांकि स्ट्रोल वो केस हार गए थे। खैर, इस दौरान जेफरी अपने लिंक्स बनाता गया, फिर चाहे वो ऑयल डील्स में दलाली खाना हो या फिर बिजनेस डील्स करवाना। जेफरी ने अपने इस धंधे के जरिए काफी पैसा बनाया। फिर तो न्यूयॉर्क के अमीर घरानों के ड्राइंग रूम में उसकी ही चर्चा होने लगी। न्यूयॉर्क के ताकतवर और संपन्न घरानों की खूबसूरत लड़कियों के सर्किल में उसकी बात होने लगी। 1987 आते आते एप्स्टीन न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट के बोर्ड में शामिल हो गया, जिसकी स्थापना स्टुअर्ट पियर और एंड्री वॉरहोल ने की थी। अगले ही साल 1988 में उसने एक और कंपनी बनाई और नाम दिया जे एप्स्टीन एंड कंपनी। कंपनी उन लोगों के पैसे के मैनेजमेंट का जिम्मा लेने के लिए बनाई गई थी जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन या उससे भी ज्यादा थी। इसी कंपनी के काम के सिलसिले में एक दिन एप्स्टीन फ्लाइट से फ्लोरिडा जा रहा था। उसकी बगल वाली सीट पर बैठे थे रॉबर्ट मिस्टर। वो एक इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव थे, तो दोनों के बीच बातचीत होने लगी और जब फ्लाइट फ्लोरिडा में लैंड हुई तो उस वक्त तक रॉबर्ट मिस्टर एप्स्टीन से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने एप्स्टीन को अपने दोस्त लेस्ली एच वेक्सनर से मिलने को कहा। वेक्सनर के पास रिटेल कंपनियों का भंडार था। विक्टोरिया सीक्रेट जैसी लॉन्जरी बनाने वाली कंपनी हो या फिर बाथ एंड बॉडी वर्क्स, एबरक्रॉम्बी एंड फिच और लेन ब्रेंट, वेक्सनर पूरी दुनिया में मशहूर इन सभी बड़ी कंपनियों के सबसे बड़े पद पर रह चुके थे। उनके पास अथाह पैसा था। उन्हें भी एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उनके पैसे की देखभाल कर सके। तो अपने दोस्त रॉबर्ट मिस्टर के कहने पर वेक्सनर ने अपने वित्तीय सलाहकार हॉरोल्ड लेविन को एप्स्टीन से मिलने भेजा। तब एप्स्टीन न्यूयॉर्क में था। एप्स्टीन से मिलने के बाद हॉरोल्ड लेविन ने वेक्सनर से कहा कि उन्हें एप्स्टीन मक्कार लग रहा है
और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वेक्सनर नहीं माने और 1 साल के अंदर अंदर एप्स्टीन ना सिर्फ वेक्सनर के साथ आ गया बल्कि वो हैरोल्ड लेविन का बॉस भी बन गया। वेक्सनर को एप्स्टीन पर इतना भरोसा था कि पहले तो वेक्सनर ने अपनी सारी पावर ऑफ अटॉर्नी एप्स्टीन को दे दी और फिर 1995 आते आते एप्स्टीन वेक्सनर फाउंडेशन का डायरेक्टर भी बन गया। वेक्सनर के जरिए एप्स्टीन ने कितने पैसे कमाए इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एप्स्टीन के पास साल 2019 तक करीब $600 मिलियन की जो संपत्ति थी उसमें से करीब $200 मिलियन अकेले वेक्सनर ने ही एप्स्टीन को दिए थे। खैर, लौटते हैं एप्स्टीन पर। तो साल 1996 में एप्स्टीन ने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया। नई कंपनी का नाम रखा फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी। सरकार को दिए जा रहे टैक्स को बचाने के लिए उसने अपने कारोबार को यूएस वर्जिन आइलैंड्स के सेंट थॉमस आइलैंड में शिफ्ट कर दिया। यूएस वर्जिन आइलैंड्स को टैक्स हेवन कहा जाता था क्योंकि वहां पर अमेरिका की तुलना में 90% कम टैक्स लगता था। अब एप्स्टीन के पास अथाह पैसा था तो उसने साल 1998 में $8 मिलियन की लागत से 75 एकड़ का एक आइलैंड खरीदा। उसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड का ही एक हिस्सा बना ये आइलैंड धरती पर दूसरे स्वर्ग जैसा था। सुंदर सुंदर बीच थे, ढेर सारी हरियाली थी। ठीक बीच में एक बड़ा सा बंगला था और बंगले के आसपास कुछ और बंगले थे जो मेहमानों के लिए बनाए गए थे। 2 बड़े बड़े स्विमिंग पूल और एक हेलीपैड भी था। इसी दौरान जेफरी एप्स्टीन ने मैनहट्टन का सबसे आलीशान प्राइवेट मेंशन भी खरीद लिया जिसके मालिक वेक्सनर ही हुआ करते थे। फिर तो उसने फ्लोरिडा के पाम बीच, पेरिस, न्यू मैक्सिको के साथ ही दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर जमीन जायदाद खरीदी, लेकिन उसे और पैसा चाहिए था। इस पैसे के लिए उसे और भी बड़े लोगों से ताल्लुक बनाने थे और इस ताल्लुक को बनाने के लिए उसने अपने आइलैंड पर मेहमान बुलाने शुरू किए। उन मेहमानों को आइलैंड तक ले जाने के लिए उसने प्राइवेट जेट खरीदा जिसका नाम रखा लोलिता एक्सप्रेस। ये एक बोइंग 727-100 कमर्शियल प्लेन था जिसे मॉडिफाई किया गया था। इसके अलावा उसके पास गल्फस्ट्रीम G550, सेस्ना 421 और एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी था जिसके जरिए उसके मेहमान उसके प्राइवेट आइलैंड तक पहुंचते थे। इसके अलावा उसके पास एक सुपर लग्जरी यॉट था जिसे लिमिटलेस कहते थे, जो असल में था तो लेस्ली वेक्सनर का, लेकिन रहता एप्स्टीन के ही पास था क्योंकि एप्स्टीन ने अपनी देखरेख में ही उसको बनवाया था। इसके अलावा उसके पास एक और यॉट था जिसका नाम था लेडी गिलीन। यह यॉट था उसकी गर्लफ्रेंड गिलीन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल का। कुल मिलाकर उसके पास हर वो संसाधन मौजूद था जिसके जरिए वो अपने मेहमानों को बेहद सुरक्षित और बेहद आरामदेह माहौल में अपने आइलैंड तक लेकर जा सकता था। इस आइलैंड पर एप्स्टीन के जो मेहमान थे वो या तो दुनिया भर में अपनी अमीरी के लिए मशहूर थे या फिर वो किसी ना किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उनके ही समकक्ष थे। इनकी मेहमान नवाजी में एप्स्टीन ने 12 से 17 साल की लड़कियों के लिए इस जगह को नर्क से भी बदतर बना दिया था क्योंकि अपने सभी मेहमानों को एप्स्टीन इन लड़कियों को तोहफे में परोसता था। यह अमीर लोग उन लड़कियों के साथ वैश्यों जैसा सलूक करते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे और मन भर जाने पर एप्स्टीन को बदले में इतना पैसा देते थे कि एप्स्टीन और भी दौलतमंद होता जा रहा था। इस आइलैंड के पड़ोस में रहने वाले लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड कहने लगे थे। लेकिन एक बात और थी जो इस आइलैंड पर आने वाले मेहमान नहीं जानते थे। असल में एप्स्टीन अपने मेहमानों की हर जानकारी एक जगह इकट्ठा करता जा रहा था। उसके प्लेन में कौन चढ़ा, कब चढ़ा, कहां से आया, कहां गया, एप्स्टीन सब कुछ तारीख दर तारीख दर्ज करता जा रहा था। फोन पर किससे बात हुई, किसने किसको कब ईमेल किया, उसमें क्या लिखा था, उसका क्या जवाब था, एप्स्टीन के पास सब दर्ज था। इतना ही नहीं, उसने पूरे आइलैंड में कैमरे फिट करवाए। एप्स्टीन उस आइलैंड पर आने वाले हर शख्स का वीडियो रिकॉर्ड अपने पास रखने लगा, लेकिन उसने कभी अपने मेहमानों को उसकी जानकारी नहीं दी। आज की तारीख में पूरी दुनिया जिस एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रही है वो एप्स्टीन फाइल्स वही एप्स्टीन की ओर से दर्ज जानकारी, ईमेल्स, फोटोज और वीडियोस हैं जिन्हें एप्स्टीन ने अपनी बीमा पॉलिसी के तौर पर रिकॉर्ड कर रखा था। यह आइलैंड चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ था। ऐसे में ना तो एप्स्टीन की जानकारी के बिना कोई यहां आ सकता था और ना ही कोई यहां से बाहर जा सकता था। अगर कोई लड़की एक बार इस आइलैंड पर आ गई तो किसी भी हाल में बिना एप्स्टीन की मर्जी के वो बाहर नहीं जा सकती थी। एक बार 15 साल की एक लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की थी लेकिन वो पकड़ी गई।
उसका पासपोर्ट छीन लिया गया और उसके बाद किसी भी लड़की ने डर की वजह से कभी भागने की कोई कोशिश नहीं की और एप्स्टीन का कारोबार यूं ही चलता रहा। अब सवाल ये उठता है कि जेफरी एप्स्टीन के पास ये लड़कियां आ कैसे रही थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। सीन ये था कि हर लड़की को दूसरी लड़की लाने के अलग से पैसे मिलते थे और गरीब घरों की ये लड़कियां पैसे के लालच में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस दलदल में धकेलती जाती थी। नवंबर 2004 में फ्लोरिडा की पाम बीच पुलिस को एक टिप मिली कि कम उम्र की लड़कियां एप्स्टीन के घर आती जाती हैं। तब एप्स्टीन का एक घर फ्लोरिडा में भी था। उसका पता था 358 एल बरीलो वे। यह घर 1952 का ही बना हुआ था, जिसके डिजाइनर पाम बीच के आर्किटेक्ट जॉन एल वोल्क थे। एप्स्टीन ने 1990 में इस घर को करीब $2.5 मिलियन में खरीदा था। तो इस घर में लड़कियों के आने जाने की टिप पुलिस को मिली थी। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं था कि पुलिस हाथ भी डाल पाए। लेकिन मार्च 2005 की एक सुबह ने सब कुछ बदल दिया, जब 14 साल की एक लड़की अपने मां बाप के साथ फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन पहुंची और कहा कि उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की उसे एप्स्टीन के मेंशन 358 एल बरीलो वे लेकर गई थी। वहां उसे मसाज करने और कपड़े उतारने के लिए $300 दिए गए। लड़की के बयान ने पाम बीच पुलिस को मिली टिप की पुष्टि कर दी और फिर पुलिस ने एक अंडरकवर जांच शुरू की। करीब 13 महीने की जांच में पाम बीच पुलिस चीफ माइकल राइटर को कम से कम 35 ऐसी लड़कियां मिली जिन्हें एप्स्टीन ने अपना शिकार बनाया था। इन सभी बच्चियों की उम्र 14 से 18 साल के बीच थी और अधिकांश लड़कियां तकरीबन 16 साल की उम्र की ही थी। पुलिस के पास ठोस सबूत थे, पीड़ित थे और गवाह भी। तो मई 2006 तक पाम बीच पुलिस ने केस मजबूत बना लिया था। लेकिन एप्स्टीन कोई मामूली अपराधी नहीं था। यह मामला बड़ा था और पेचीदा भी। तो पुलिस चीफ माइकल राइटर ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI से मदद मांगी। जब FBI को मामले की गंभीरता समझ आई तो FBI ने भी इस केस को अपने तरीके से खंगालने का फैसला किया। FBI की ओर से बाकायदा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसे नाम दिया गया ऑपरेशन लीप ईयर। जुलाई 2006 में FBI ने जांच शुरू की। वहीं पुलिस भी अपनी जांच करती रही। पुलिस की ओर से एप्स्टीन के मेंशन की तलाशी ली गई तो वहां हिडन कैमरास मिले जिनमें लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोस थे। इनमें कई ऐसी लड़कियों की भी फोटो थी जिनसे पाम बीच पुलिस पहले भी पूछताछ कर चुकी थी और उनके बयान दर्ज कर चुकी थी। पूरी तफ्तीश के बाद 27 जुलाई 2006 को जेफरी एप्स्टीन को पाम बीच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केस इतना मजबूत था कि जेफरी एप्स्टीन को अपनी तमाम उम्र जेल में ही गुजारनी पड़ती। लेकिन एप्स्टीन ताकतवर था, पैसे वाला था। बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी डील करके ही वो इस मुकाम तक पहुंचा था कि दुनिया का तकरीबन हर ताकतवर शख्स उसका मेहमान बन चुका था। तो उसने अपने बचाव में ताकतवर वकीलों की एक फौज उतार दी, जिनमें हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर से लेकर अमेरिका के पूर्व सॉलिसिटर जनरल तक शामिल थे। नतीजा यह हुआ कि उसे $3000 के बॉन्ड पर तुरंत जमानत मिल गई। लेकिन FBI की जांच अभी चल रही थी। मई 2007 में FBI ने 53 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क और मेक्सिको तक की लड़कियों के बयान दर्ज थे। FBI ने उस पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस बनाया। यह केस इतना मजबूत था कि उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरती। लेकिन जेफरी एप्स्टीन शातिर था। उसने खुद को बचाने के लिए एक डील की। अपने वकील के जरिए एप्स्टीन ने मियामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा के साथ एक सीक्रेट डील की और इसके तहत उसे सिर्फ वेश्यावृत्ति के आरोप स्वीकार करने थे और कोर्ट से कहना था कि उसने वेश्यावृत्ति की है। यही हुआ भी। 30 जून 2008 को जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसने खुद को वेश्यावृत्ति का दोषी करार दिया और नतीजा यह हुआ कि अदालत ने उसे महज 18 महीने की सजा सुनाई। लेकिन यहां भी जेफरी एप्स्टीन का पैसा और उसके ताकतवर कनेक्शंस काम आए। एप्स्टीन एक सेक्स ऑफेंडर था और फ्लोरिडा के सेक्स ऑफेंडर को स्टेट प्रिजन में भेजा जाता था। लेकिन एप्स्टीन तो एप्स्टीन था। उसे पाम बीच काउंटी जेल में भेजा गया जहां एप्स्टीन की सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आई। उसे जेल के एक प्राइवेट विंग में रखा गया। वो हर हफ्ते में 6 दिन और हर दिन में 12 घंटे अपने ऑफिस जा सकता था। जेल से ऑफिस जाने के लिए वो अपनी गाड़ी मंगवाता था। ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर उसे ऑफिस पहुंचाता था और फिर जेल लेकर आता था।
ये सजा ऐसी थी कि एप्स्टीन जेल में बस सोने के लिए ही आता था और इसके बाद भी सजा पूरी होने से 5 महीने पहले 22 जुलाई 2009 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि 1 साल के लिए उसे उसके घर में ही नजरबंद भी रखा गया था, लेकिन अगस्त 2010 में वो नजरबंदी भी हटा दी गई। इसके बाद तो एप्स्टीन ने फिर से अपनी अय्याशी शुरू कर दी। प्राइवेट जेट्स में घूमना, महंगी पार्टियां और अपने अल्ट्रा रिच अमीर दोस्तों के लिए लड़कियां अरेंज करना, सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन यह सब देख रही थी एक पत्रकार, जिसका मन इन सब चीजों से व्यथित हो गया। उस महिला पत्रकार का नाम था जूली निब ब्राउन, जो अमेरिका की एक खोजी पत्रकार थी और मियामी हेराल्ड के लिए काम करती थी। उसने अपनी तरफ से जेफरी एप्स्टीन की कारगुजारियों की जांच शुरू की। 8 साल से भी ज्यादा वक्त तक जूली इस जांच में जुटी रहीं और फिर नवंबर 2018 में उन्होंने एप्स्टीन से जुड़ी रिपोर्ट्स की एक सीरीज प्रकाशित की, जिसे नाम दिया गया परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट में जूली ने ना सिर्फ एप्स्टीन के कारनामों को उजागर किया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे अमेरिकी सरकार ने एप्स्टीन को जेल से बाहर निकाला और फिर सरकारी संरक्षण में कैसे एप्स्टीन ने अपने पुराने काम फिर से शुरू कर दिए और अब तक वो करता ही आ रहा है। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो पूरा सिस्टम हिल गया। अमेरिकी जनता गुस्से से भर गई और सरकार से मांग होने लगी कि एप्स्टीन केस की फिर से जांच की जाए। मीडिया की रिपोर्टिंग और जनता के दबाव के बाद इस केस की जांच एक बार फिर से शुरू हुई। न्यूयॉर्क में शुरू हुई इस जांच में पुलिस को बहुत कुछ जांच करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जूली ने अपनी जांच में कम से कम 80 ऐसी लड़कियों की पहचान कर ली थी जो एप्स्टीन का शिकार हुई थी। इन 80 लड़कियों में से 8 लड़कियों के बयान खुद जूली ने रिकॉर्ड कर रखे थे और उन्हें बकायदा दर्ज करवाया था। तो सबूत साफ थे, गवाह मौजूद थे और ऐसे में एफबीआई ने तय किया कि वो एप्स्टीन को गिरफ्तार करेगी। लेकिन तब एप्स्टीन फ्रांस में था। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन फ्रांस से अमेरिका लौटा। उसकी फ्लाइट लैंड हुई न्यू जर्सी के टेटेबोरो एयरपोर्ट पर और वहां पर उसकी गिरफ्तारी के लिए एफबीआई के साथ ही न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन टास्क फोर्स भी मौजूद थी। जेफरी को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसे न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर भेज दिया गया। एक बार फिर से उसके ठिकानों की तलाशी शुरू हुई। नए नए सबूत मिले। उसके घर में एक लॉकर मिला जिसमें बहुत सी सीडीज मिली और उन सीडीज पर दर्ज था उसका काला सच। उसने सीडीज को 3 कैटेगरी में बांट रखा था और उसकी लेबलिंग कर रखी थी। पहली कैटेगरी में नाबालिग लड़की का नाम और उसके साथ रेप करने वाले उसके मेहमान का नाम दर्ज था। दूसरे में लड़कियों और मेहमानों की मिलीजुली अश्लील तस्वीरें थी और तीसरी कैटेगरी में सिर्फ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें थी, जिन्हें अपने मेहमानों को दिखाकर वो उनकी पसंद की लड़की उनके सुपुर्द कर देता था। तलाशी के दौरान एक पासपोर्ट भी मिला जो ऑस्ट्रिया से जारी हुआ था। उसमें फोटो तो एप्स्टीन की ही थी, लेकिन नाम कुछ और था। पासपोर्ट पर लगे स्टैंप्स को देखकर समझ आया कि 1987 में पासपोर्ट के एक्सपायर होने से पहले उस पासपोर्ट के जरिए एप्स्टीन फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और सऊदी अरब तक की यात्रा कर चुका था। तलाशी में मिले ये सबूत उसके खिलाफ और भी पुख्ता मुकदमा बनाते जा रहे थे। वो फिर से डील करने की कोशिश में था, लेकिन वो कोई डील नहीं कर पाया। उसने $100 मिलियन तक देने की बात की, लेकिन अदालत में उसकी जरा नहीं चली। बाकायदा मुकदमा चला और डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड एम बर्मन ने उसे कुल 45 साल की सजा सुनाई। उसे जेल गए 1 महीना भी नहीं बीता था कि 10 अगस्त 2019 को खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन ने जेल में आत्महत्या कर ली है। लेकिन क्या यह आत्महत्या ही थी? उस वक्त एप्स्टीन मैनहट्टन के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में बंद था। सरकार पर सवाल उठे तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बकायदा एक वीडियो भी जारी किया और बताया कि उसके मरने से पहले कोई भी उसके सेल में दाखिल नहीं हुआ था, जिससे साफ है कि उसने खुद की जान ली है। लेकिन जूली को इस बात पर कतई यकीन नहीं था। उन्होंने इस केस की गहराई से छानबीन की थी तो उन्होंने कहा कि एप्स्टीन आत्महत्या नहीं कर सकता, बल्कि उसकी हत्या की गई है। खुद उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रहे ट्रंप ने भी कहा था कि इस केस की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि तब एप्स्टीन की मौत के पीछे एक और थ्योरी चल रही थी, जिसमें इशारा इस बात की ओर था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन की हत्या करवाई है और वो पहले भी अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या ऐसे ही करवाते रहे हैं, जिन्हें आत्महत्या का रूप दिया जा सके। हालांकि इससे जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो 29 अगस्त 2019 को एप्स्टीन के खिलाफ चल रहे मुकदमे को बंद कर दिया गया। लेकिन आज की तारीख में भी अमेरिकी संसद में इस बात की बहस चल रही है कि उस रात जेल में आखिर हुआ क्या था।
उससे जुड़े कुछ फोटोज और वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन अभी इस बात का अंतिम नतीजा नहीं निकल पाया है कि 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन की हत्या हुई थी या फिर उसने आत्महत्या की थी। हालांकि जेफरी की सनक कैसी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन अपने न्यू मैक्सिको वाले जोरो रेंच को एक तरह का बेबी रेंच बनाना चाहता था, जहां वो 20 औरतों को एक साथ अपने स्पर्म से प्रेग्नेंट करवाकर एक सुपर रेस या बेहतरीन नस्ल तैयार करने का प्लान बना रहा था। वो ट्रांसह्यूमनिज्म और यूजेनिक्स जैसी चीजों से बहुत प्रभावित था और सोचता था कि इस तरह से इंसानियत को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे पहले कुछ स्पर्म बैंक नोबेल प्राइज विनर से डोनेशन लेकर बेहतर जीन फैलाने की कोशिश करते थे। उसने अपने कुछ साथियों और साइंटिस्ट से यह बात शेयर की थी कि वो रेंच पर इतनी सारी औरतों को रखकर बच्चों को जन्म देना चाहता था। यह दावा नासा की एक साइंटिस्ट ने ही किया है। यह एप्स्टीन के बीमार और पागलपन भरे ख्यालात थे जो अब नए डॉक्यूमेंट से फिर सामने आए हैं। लेकिन इन पूरे कारनामों में सिर्फ जेफरी एप्स्टीन ही शामिल नहीं था। उसके साथ एक और शख्स था जो उसके इन घिनौने अपराधों में शामिल था। वो कोई और नहीं बल्कि एप्स्टीन की दूसरी गर्लफ्रेंड गिलेन मैक्सवेल थी। मैक्सवेल से पहले एप्स्टीन करीब 11 साल तक ईवा एंडरसन डबीन के साथ रिश्ते में था। 90 के दशक में मैक्सवेल उसके करीब आई, जो ब्रिटिश मीडिया कारोबारी रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। 1991 में रॉबर्ट मैक्सवेल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद गिलेन मैक्सवेल अमेरिका आ गई। यही वो वक्त था जब एप्स्टीन अपना नाम काफी बड़ा बना चुका था और उसकी अय्याशियों का दौर शुरू हो चुका था। गिलेन मैक्सवेल ने इस काम में एप्स्टीन की खूब मदद की। लड़कियों को चुनने से लेकर उन्हें एप्स्टीन तक पहुंचाने और एप्स्टीन से फिर उसके मेहमानों तक पहुंचाने के हर काम में गिलेन मैक्सवेल ने एप्स्टीन की मदद की। एप्स्टीन से उसकी नजदीकी इतनी थी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर अपनी एक कंपनी का नाम तक बदल दिया था। लेकिन 2010 आते आते एप्स्टीन का गिलेन से रिश्ता खत्म हो गया था। एप्स्टीन के पास एक नई लड़की आ गई थी जिसका नाम था कायरना शुल्याक। गिलेन एप्स्टीन से अलग हो गई थी और 2019 में एप्स्टीन की मौत के बाद जब इस केस की जांच बंद हो गई तो गिलेन को लगा कि वो अब बच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एप्स्टीन की मौत के बाद जब उसके दूसरे साथियों की तलाश शुरू हुई तो सबसे पहला नाम गिलेन मैक्सवेल का ही आया। एप्स्टीन के घर, ऑफिस, आइलैंड और दूसरे ठिकानों की तलाश के दौरान गिलेन मैक्सवेल के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिल गए तो जुलाई 2020 में एफबीआई ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। एप्स्टीन की सहयोगी, नाबालिग लड़कियों की तस्करी और सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिलेन मैक्सवेल पर मुकदमा भी चला और दिसंबर 2021 में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। वो अब भी जेल में ही है। लेकिन एप्स्टीन की मौत और गिलेन मैक्सवेल की गिरफ्तारी के बावजूद अमेरिकी राजनीति में एप्स्टीन का नाम गूंजता ही रहा। फिर वो वक्त भी आया जब एप्स्टीन की काली करतूतें दुनिया के सामने आई। साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन से हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन को अपना चुनावी मुद्दा बना लिया और ऐलानिया तौर पर कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर एप्स्टीन से जुड़ी जितनी भी फाइलें हैं उन्हें सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तब ट्रंप ने एप्स्टीन की मौत की जांच भी कही थी। साल 2024 के आखिर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप जीत गए। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उनकी शपथ के करीब 1.5 महीने बाद तक अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी कहते रहे कि एप्स्टीन की फाइल उनके टेबल पर रखी है और उसका रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप ही अपनी बात से मुकर गए। ट्रंप ने बार बार कहा कि एप्स्टीन फाइल कुछ है ही नहीं और एफबीआई को अपना वक्त दूसरे जरूरी मुद्दों पर लगाना चाहिए। अब राष्ट्रपति ही इस फाइल को रिलीज नहीं करना चाहते थे तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या ही कर सकता था। तो 7 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि ऐसी कोई फाइल मौजूद ही नहीं है जिसमें एप्स्टीन ने अपने क्लाइंट्स की लिस्ट बना रखी हो। तब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या की थी, मौत की दूसरी कोई वजह नहीं थी। लेकिन जांच एफबीआई ने भी की थी और एफबीआई को पता था कि ऐसी फाइलें तो है जो दुनिया में तहलका मचा सकती है। तो एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डॉन बोनगिनो पाम बोंडी से भिड़ गए और कहा कि अगर वो एप्स्टीन फाइल को रिलीज नहीं करने देंगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। यह बहस होती रही और इस बीच ट्रंप ने पाम बोंडी का बचाव करते हुए कहा कि उस एप्स्टीन की कोई परवाह नहीं करता और यह सबसे बड़ा झूठ था।
लेकिन तब अमेरिकी मीडिया में खबरें छपने लगी कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स को इसलिए रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि उन फाइल्स में उनका भी नाम दर्ज था, फोटो थी और वीडियोस थे जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्रंप को दिखा चुका था। ट्रंप अपने बचाव में दलील देते रहे, मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते रहे। इस बीच ट्रंप के दोस्त रहे इलॉन मस्क का जब ट्रंप से झगड़ा हुआ तो इलॉन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का भी नाम है, इसलिए वो फाइलों को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। बाद में मस्क ने ट्वीट डिलीट भी कर दिया, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। लोगों के मन में बैठ चुका था कि एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का भी नाम है। ट्रंप की एप्स्टीन के साथ तस्वीरें भी सार्वजनिक होने लगी, तरह तरह के सवाल उठने लगे। इस बीच सितंबर महीने की शुरुआत में जब अमेरिकी पार्लियामेंट की बैठक शुरू हुई तो उसमें रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने एप्स्टीन फाइल रिलीज करने के लिए वोटिंग की मांग कर दी। संसद में एक लंबी बहस शुरू हो गई। ट्रंप और उसके समर्थक वोटिंग रोकने की कोशिश करने लगे। ट्रंप के विरोधी वोटिंग के लिए लामबंद होने लगे। एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने के लिए इसे बकायदा एक बिल की शक्ल दी गई और उसे नाम दिया गया एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2025। और आखिरकार 18 नवंबर 2025 को जो वोटिंग हुई उसमें एप्स्टीन फाइल रिलीज करने के पक्ष में कुल 427 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में महज 1 वोट पड़ा। रिपब्लिकन पार्टी के क्ले हिंगिस इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस फाइल को रिलीज करने के विरोध में वोट दिया था। 219 रिपब्लिकन्स में से 216 ने रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया। रिपब्लिकन्स में से सिर्फ 1 वोट विपक्ष में पड़ा और 2 गैर हाजिर रहे। डेमोक्रेट्स के कुल 214 वोट थे, जिनमें पक्ष में 211 वोट पड़े और 3 गैर हाजिर रहे। उसी दिन सेनेट में भी बिल पास हो गया और फिर अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने बिल पर साइन कर दिया है और अब ये कानून बन गया है। इसके बाद 19 दिसंबर 2025 को पहली बार एप्स्टीन फाइल के कुछ पन्ने बाहर आए। ठीक बताएं तो उस दिन कुल 3,965 फाइल्स और कुल 3 GB डेटा पब्लिक किया गया। फिर 20 दिसंबर को कुछ और पन्ने बाहर आए, 22 दिसंबर को कुछ और फिर 23 दिसंबर को कुछ और। फिर तारीख आई 30 जनवरी 2026 और उस दिन एप्स्टीन फाइल्स के करीब 35 लाख पन्ने जारी हुए, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इन फाइल्स के अलावा कम से कम 18,000 तस्वीरें और 2,000 से भी ज्यादा वीडियोस रिलीज हुए हैं और इनमें हर वो शख्स है जिसका नाम आपने कभी ना कभी किसी बेहद कामयाब आदमी के तौर पर सुना होगा। बात चाहे अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क की हो या फिर बिल गेट्स की, बात चाहे दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट में से एक स्टीफन हॉकिंस की हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति रहे जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन या फिर डोनाल्ड ट्रंप की, यहां तक कि ब्रिटिश राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, ब्रिटिश कारोबारी सर रिचर्ड चार्ल्स निकोलस ब्रैंसन तक एप्स्टीन फाइल में सबका नाम और सबके काले कारनामे दर्ज हैं। ब्रिटिश लेखिका सारा फर्ग्यूसन, ब्रिटिश सांसद पीटर मेंडेलसन, ट्रंप के पूर्व सलाहकार और अमेरिकी पत्रकार स्टीव बेनन, स्लोवाकिया के विदेश मंत्री रहे मिरोस्लाव लाचकैक, अमेरिकी कारोबारी विलियम लुटनिक, बिल क्लिंटन के वक्त में वित्त सचिव रहे लैरी समर्स, अमेरिकी कारोबारी और फिल्म निर्माता स्टीव इलियट टिश, ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर ब्रेट रेटनर, हर वो नाम इस एप्स्टीन फाइल्स का हिस्सा है जिसके बारे में आपकी राय कभी बेहद अच्छी रही होगी। इनमें से हर एक नाम के साथ एक नई कहानी है। कुछ कहानियां महज एप्स्टीन के साथ दोस्ती या कारोबारी रिश्ते की हैं, तो कुछ कहानियां उस वहशीपने की भी हैं जिनके लिए एप्स्टीन का आइलैंड कुख्यात था। कुछ कहानियां उन बच्चियों की हैं जिनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, तो कुछ कहानियां सरकारी तंत्र के उस निकम्मेपन की हैं जिसमें एप्स्टीन जैसा एक मामूली शिक्षक दुनिया की तमाम ताकतवर शख्सियतों का ऐसा राजदार बन गया जिसके ऊपर का पर्दा हटता तो ना जाने दुनिया भर की कितनी सरकारें गिर जाती और पूरा मुल्क सड़क पर उतर जाता। अब भी दुनिया भर की कई सरकारें हिल गई हैं। अब भी दुनिया भर में ताकतवर पदों पर बैठे लोग इस एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। वो बात चाहे ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता और वॉशिंगटन में राजदूत के पद से बर्खास्त किए जाने वाले पीटर मेंडेलसन की हो, जिन्होंने ना सिर्फ हाउस ऑफ लॉर्ड से भी इस्तीफा दिया बल्कि लेबर पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया, या फिर स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष मिरोस्लाव लाचकैक, या फिर अमेरिकी मशहूर लॉ फर्म पॉल वीस के चेयरमैन ब्रैड कॉप,
या फिर पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सचिव और हार्वर्ड के पूर्व अध्यक्ष लैरी समर्स की। सबने इन फाइल्स के सार्वजनिक होने के बाद अपना अपना पद छोड़ दिया है। ट्रंप, मस्क, बिल गेट्स और इनके जैसे तमाम ताकतवर लोग जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, वो एप्स्टीन से अपने संबंधों को खारिज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन एप्स्टीन के कारनामे और उसके नाम के साथ जुड़ी कारस्तानियां ऐसी हैं कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, जिसका भी नाम इस एप्स्टीन फाइल्स में शामिल है, उसे दागदार तो होना ही पड़ा है। एप्स्टीन खुद तो इस दुनिया को अलविदा कह गया है, लेकिन पीछे छोड़ गया है अल्ट्रा रिच और पावरफुल लोगों की ऐसी सच्चाई जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो ये थी जेफरी एप्स्टीन की पूरी कहानी, जिसे कैमरा के पीछे शूट किया मेरे साथी अयान ने। जेफरी एप्स्टीन का यह किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। किस्सा के इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।